नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का सेकंड चैप्टर संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और खिलजी वंश के बारे में अध्ययन किया था। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुगलक वंश की। तुगलक वंश की यदि हम स्थापना की यदि हम बात करें तो इससे पहले जो वंश था खिलजी वंश के जो शासक हुए उनमें सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने 1290 से 96 तक, मतलब 1290 से 1296 तक शासन किया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। और उसके बाद में जो शासक बना कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने 1316 से 1320 ईस्वी तक 4 वर्ष तक शासन किया। लेकिन इसके वजीर के रूप में कार्य करने वाले नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसको बहुत ही संकट में रखा, या कहें संघर्षों का दौर चलता रहा और दरबार के अंदर हमेशा षड्यंत्र चलते रहे। उसके दौरान जैसे इसकी मृत्यु हुई तो यहाँ पे शासक कौन बन गया? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह जब शासक बना तो गयासुद्दीन तुगलक जो शासक है वो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय ये भारत के जो उत्तरी पश्चिमी जो प्रदेश था वहाँ का क्या था? गवर्नर था। तो जब नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने इसकी हत्या करके जब शासक बना तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? इसको नासिरुद्दीन खुसरो शाह को की हत्या कर दी 1320 में। लगभग ये मतलब अप्रैल 1320 से सितंबर तक शासक बना रहा। और उसके बाद में गयासुद्दीन तुगलक क्या बन गया? स्वयं शासक बन गया और इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। और इसने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम तुगलक वंश रखा। अब जैसे ही एक वंश से दूसरे वंश के शासन की स्थापना होती है, पूरे इतिहास में आप देख सकते हैं करीब करीब 90% आपको ऐसे ही मिलेगा कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो जो उसके प्रांतीय शासक है या प्रांतीय गवर्नर है वो विद्रोह करते हैं, मतलब स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे भी यही स्थिति होती है कि जैसे ही खिलजी वंश से यहाँ पे तुगलक वंश की स्थापना होती है तो प्रांतीय जो गवर्नर है या शासक है वो क्या करते हैं? विद्रोह करके स्वतंत्र होने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे जब तुगलक वंश की स्थापना होती है तो उस समय भी प्रांतीय विद्रोह होते हैं। और उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्र देव का विद्रोह। जब तेलंगाना के राजा जो प्रताप रुद्र देव ने जब विद्रोह किया तो गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जूना खां को इसका विद्रोह को दबाने के लिए वारंगल भेजा। वारंगल का मतलब इस तेलंगाना का ही क्या नाम है? वारंगल भी है। वारंगल भेजा। जूना खां पहली बार गया, सफलता नहीं मिली, फिर लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, फिर गया वापस और दूसरी बार यहाँ पे जो वारंगल है इसको क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। उसके बाद जॉर्ज नगर जो उड़ीसा है इसके विद्रोह को शांत करने के लिए भी ये जो गयासुद्दीन तुगलक है इसके पुत्र जूना खान ने ही क्या किया? सैन्य अभियान किया और इसको भी क्या किया? यहाँ पे जूना खां की भी विजय हुई। जॉर्ज नगर जो उड़ीसा है यहाँ के शासक ने इस तेलंगाना का जो शासक था प्रताप रुद्र देव इसका सहयोग किया था, इसलिए इसको भी सबक सिखाना जरूरी हो गया था और इसको पराजित करके इसको भी क्या किया? दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रांतीय विद्रोह है वो है बंगाल का विद्रोह है। बंगाल का जो विद्रोह है इसको दबाने के लिए या इसको कुचलने के लिए स्वयं जो सुल्तान है गयासुद्दीन तुगलक वह गया था। और गयासुद्दीन तुगलक इस विद्रोह को दबाने के बाद में जब आ रहा था, वापसी आ रहा था, तो इसके स्वागत के लिए दिल्ली के अंदर एक लकड़ी का भवन बनाया गया। जब यहाँ पे स्वागत हो रहा था तो जब हाथी पे बैठा हुआ था गयासुद्दीन तुगलक और अंदर इसके जब भी प्रवेश किया तो कहा जाता है कि हाथी के सहारे से या किसी भी तरह से मान लीजिए ये जो लकड़ी का भवन है ये उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 1325 में क्या हो गई? उसकी मृत्यु हो गई। जब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई तो इसका जो उत्तराधिकारी बना वो इसका पुत्र जो जूना खां वो शासक बना।
और वह शासक बना किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो मोहम्मद बिन तुगलक की यदि हम बात करें तो इसे अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण या रक्त का प्यासा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इसका कारण ऐसा है कि इसकी जितनी भी योजनाएं थी लगभग सारी असफल रही, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। और जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके यदि हम साम्राज्य की बात करें तो ये बहुत विस्तृत साम्राज्य था, जैसा कि आप यहाँ पे मानचित्र में देख पा रहे हैं। और ये कुल 23 मुक्तों में, 23 मुक्तों का मतलब उस समय एक प्रांत को क्या कहा जाता था? मुक्ता कहा जाता था। तो ये सब साम्राज्य ही 23 मुक्तों में या कहे 23 प्रांतों में बटा हुआ था। उसके समकालीन जो राइटर है, लेखक है, वो था जियाउद्दीन बर्नी। उस बर्नी ने मोहम्मद बिन तुगलक की 5 प्रमुख योजनाओं का वर्णन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं देवगिरी को राजधानी बनाने की जो योजना है उसके बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी प्रारंभ में यहाँ पे दिल्ली थी, लेकिन 1327 ईस्वी में वह अपनी राजधानी यहाँ दिल्ली से कहाँ लेके जाता है? यहाँ पे देवगिरी लेके जाता है। और इसका नाम बदलकर देवगिरी का क्या रख देता है? दौलताबाद इसका नाम रखता है। अब कहा जाता है कि जब यह मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी लेके गया तो यहाँ की जो जनता थी दिल्ली की, उसको भी साथ लेके गया। कहा जाता है कि एक लंगड़ा था जो जाना नहीं चाहता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? उसका पैर बांधकर हाथी के बांध दिया। जब वहां पे पहुंचा तो उसका सिर्फ केवल पैर ही सलामत था, ऐसा कहा जाता है। तो इस तरीके से वह पूरी यहाँ की जो जनता है इसको यहाँ पे लेके जाता है। जब दिल्ली की जो जनता यहाँ पे देवगिरी गई थी, वो उसको वहाँ पे रास नहीं आया, या कहें उनकी यहाँ पे रहने की इच्छा नहीं हुई। उन्होंने अपने राजा से कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक साहब के सामने निवेदन किया कि हम वापस हमारे दिल्ली जाना चाहते हैं। तो 1335 ईस्वी में वापस ये राजधानी कहाँ लेके आ जाता है? दिल्ली लेके आ जाता है। या कहें कि ये जो देवगिरी की राजधानी स्थापना करने की जो योजना थी वो क्या हो गई? असफल हो गई। दूसरा, बर्नी जो समकालीन राइटर है ये कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी इसलिए लेके गया था क्योंकि ये जो प्रांत है, या कहें कि इसका जो साम्राज्य है, इसके मध्य में है, जिससे कि ये चारों तरफ अपना नियंत्रण रख सके। क्योंकि दिल्ली एक उत्तर में स्थित होने के कारण दक्षिण भारत पर के जो शासक है यहाँ पे नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल था। इस वजह से ये देवगिरी अपनी राजधानी लेके गया था। लेकिन आपको पता है यह जो इसकी योजना है ये क्या हो गई? असफल हो गई। उसके बाद में उसकी दूसरी योजना है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया 1330 में। 1330 ईस्वी में जब ये इसका संचालन किया तो उसने तांबे और कांसे की एक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। लेकिन क्या किया उसने? जो सार्वजनिक जो टकसाल है या क्या टकसाल पे नियंत्रण नहीं रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पब्लिक ने जाली सिक्के ढालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसकी जो सांकेतिक मुद्रा की जो योजना है ये असफल हो गई। तो 2 योजनाएं, दोनों असफल। तीसरी योजना की बात करते हैं, खुरासान पर आक्रमण। जहां पे भारत में आप मैप में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य है और इधर इराक ईरान के पास में यहां पे था खुरासान। तो मोहम्मद बिन तुगलक जब यहाँ पे शासन कर रहा था, खुरासान में अस्थिरता हो गई। वहां पे सिंहासन के लिए आपसी युद्ध चल रहे थे, या कहें कि यहाँ की जो गद्दी है अस्थिर हो रखी थी, यहाँ पे षड्यंत्र चल रहे थे। इसके दौरान मोहम्मद बिन तुगलक ये विचार करता है कि जब यहाँ पे एक ही गद्दी के कई दावेदार हैं और कोई स्थिरता नहीं है तो हमें इसका फायदा मिल सकता है, हमें यहाँ पे आक्रमण करना चाहिए। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 3,70,000 सैनिकों को भर्ती कर लिया और उनको 1 साल का वेतन भी एडवांस में दे दिया। लेकिन जैसे ही ये योजना ये लागू करता उससे पहले ही खुरासान के अंदर साम्राज्य की स्थापना हो गई, या कहें स्थिरता आ गई। वहां पे जो जिसको शासक बनना था यहाँ पे स्थिरता हो गई, जिससे इसको अब आक्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इस तरीके से ये जो खुरासान पे आक्रमण करने की जो योजना थी यह भी मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई? असफल हो गई। और उनको आपको पता है 1 साल का वेतन भी एडवांस दे चुका है।
अब उन सैनिकों का क्या किया जाए, यह भी बहुत बड़ी समस्या थी। यदि सेना को वो विड्रॉल करता है तो हो सकता है वो विद्रोह कर दें। तो इस तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना असफल रही। उसके बाद में आती है कराचिल की ओर अभियान। उसके बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचिल मतलब यहाँ हिमाचल की तलहटी में इस तरफ यहाँ पे अभियान करता है इस प्रदेश को जीतने के लिए। लेकिन यहाँ के जो सैनिक है वो यहाँ पे हिमालय के जो प्रदेश है यहाँ पे क्योंकि ठंडी हवाएं चलती हैं, बर्फ पड़ती है, ऐसे माहौल में युद्ध करने के लिए अनुकूल नहीं थे और वो सभी मौत के काल में समा जाते हैं और वापस बहुत कम सैनिक लौट के आते हैं। तो इस तरीके से जो कराचिल की ओर जो अभियान था यह भी मोहम्मद बिन तुगलक का क्या होता है, असफल हो जाता है। इसके बाद में आपको पता है जब इतनी सारी योजनाएं लागू की है तो उसके पास क्या हुआ, पैसे की कमी हो गई। तो अब क्या चाहिए, पैसा कहाँ से आया, रेवेन्यू कहाँ से आएगा, टैक्स बढ़ाने से। तो उसने फिर क्या किया, दोआब में करवर्दी कर दी। दोआब का मतलब होता है, आब का मतलब होता है जल, दो का इसका मतलब दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वो क्या कहलाती है, दोआब। यहाँ पे ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे इसने क्या कर दी, कर में वृद्धि कर दी जिससे अपने राज्य का रेवेन्यू बढ़ सके। लेकिन यहाँ के जो किसान थे उन लोगों ने खेती करना ही बंद कर दिया। कहा जाता है कि टैक्स बहुत अधिक बढ़ा दिए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसकी वजह से जो किसान थे उन्होंने खेती करना बंद कर दिया और जब खेती करना बंद करेंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू वैसे ही कम हो जाएगा। इस वजह से यह योजना भी क्या हो गई, उसकी असफल हो गई। इतनी उसकी प्रमुख जो 5 योजनाएं हैं और पांचों की पांचों असफल हो गई। इसी वजह से उसको अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण के नाम से संबोधित किया जाता है। इसी के कार्यकाल में या इसके शासनकाल में मोरक्को जो देश है यह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। तो मोरक्को का एक यात्री था इब्न बतूता, वह भारत आता है कब, 1333 ईस्वी में। सुल्तान ने क्या किया, इसको दिल्ली की मस्जिद का काजी नियुक्त कर दिया और 1342 में इसे दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता यहाँ से भारत से चीन जाता है लेकिन चीन से वापस भारत नहीं लौटता, सीधा कहाँ चला जाता है, अपने अफ्रीका महाद्वीप के जो देश है मोरक्को वहाँ पे चला जाता है और वहाँ पर जाकर एक पुस्तक लिखता है जिसमें ये मोहम्मद बिन तुगलक का वर्णन करता है। इसके बाद में 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। इस तरीके से मोहम्मद बिन जो तुगलक है इसकी जो योजनाएं हैं वह असफल रही और इसके शासन काल के बारे में हमने अध्ययन किया। इसके बाद में इसकी मृत्यु के बाद में जो शासक बनता है वो बनता है इसका चचेरा भाई जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक की यदि हम बात करें तो ये 1351 ईस्वी में शासक बनता है और जैसे ये शासक बनता है बंगाल में जो विद्रोह होता है किसने किया, हाजी इलियास। इसके विद्रोह को दबाने के लिए फिरोज तुगलक ने 2 बार सैन्य अभियान किया लेकिन दोनों बार में ही क्या रहा, असफल रहा। इसके अलावा हम बात करें कि इसने सरकारी और सेना की जो नौकरी है इसको क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। क्योंकि एक बार कुछ सैनिक जो बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़े हो चुके हैं, वो फिरोज तुगलक के पास में आते हैं कि हमने पूरे जीवन भर आपकी सेवा की, सैन्य अभियान किए, लेकिन अब जब हम वृद्धावस्था में है तो हमारी स्थिति यह है कि हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बहुत गरीब स्थिति हो रही है, तो क्या किया जाए। तो फिरोज तुगलक ने क्या किया, उनकी दशा देखकर, थोड़ा सा उदार व्यक्ति है ये, इसलिए उसने क्या किया, जो नौकरी है इसी को क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। इसके बाद और जो योग्यता जांचने की प्रणाली थी इसको भी त्याग दिया। जब आपने इससे पहले खिलजी वंश में आपने देखा होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने हुलिया नोट करने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा लागू की थी जिससे कि जो सेना में भ्रष्टाचार है वो समाप्त हो जाए। लेकिन फिरोज तुगलक ने जितने भी जो भ्रष्टाचार रोकने के जो रूल्स थे वो सारे समाप्त कर दिए। जिस मतलब सैनिकों की योग्यता जो जांचने की जो प्रणाली थी उसको भी समाप्त कर दी। इससे क्या होगी, सेना कमजोरी होगी। इसके अलावा पता है जो फिरोज तुगलक है इसने अपने पुत्र जो फतेह है इसको उत्तराधिकारी नियुक्त किया और जो सिक्कों के ऊपर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज ने कई नगर बसाए जिसमें प्रमुख है हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर जो नगर है यह भी फिरोज तुगलक ने बसाए। इसके अलावा टोपरा और मेरठ से जो अशोक के स्तंभ थे उनको लाके कहाँ स्थापित कर दिया,
दिल्ली में लाके, दोनों स्तंभों को दिल्ली में लाके स्थापित किया। ये कार्य भी किसने किया? फिरोज तुगलक ने। इसके अलावा यदि हम फिरोज तुगलक की बात करें तो फिरोज तुगलक ने कृषि उपज में वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने के लिए ठोस नीति अपनाई। उसमें क्या किया उसने? ठोस नीति में हांसी और जो सिरसा का जो क्षेत्र है जहां पे पानी की कमी है, इस पानी की कमी को दूर करने के लिए उसने नहरों का निर्माण करवाया। एक नहर तो सतलज नदी से दीपालपुर तक बनवाई और दूसरी नहर यमुना नदी से सिरमौर तक का उसने निर्माण करवाया। इसके अलावा ब्राह्मणों पर क्या लगाया? जजिया कर। जजिया कर एक धार्मिक कर है जो गैर मुस्लिमों पे लगाया जाता है। इससे पहले ब्राह्मणों पे जजिया कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने क्या किया? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। साथ ही जो मुस्लिम विचारधारा के जो शिया समर्थक लोग थे उनको भी क्या किया? इसने मृत्युदंड दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी। यदि कोई भी कानून के तहत किसी को सजा देनी है तो वो भी सिर्फ किसके तहत दी जाएगी? इस्लाम के तहत दी जाएगी। इस्लाम में जो प्रावधान किए गए हैं सजा के, उन्हीं के तहत उनको सजा दी जाएगी। तो और इस्लाम के अलावा यदि कोई सजा है तो उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। गैर शरीयत कर जो टैक्सेज है वो भी शरीयत के अनुसार ही उसने लागू किए। जो गैर शरीयत के अकॉर्डिंग जो टैक्स थे उनको क्या कर दिया? सबको हटा दिया। और शरीयत के अनुसार जो प्रमुख 4 कर थे वही उसने फिरोज तुगलक ने लागू किया। 4 कर कौन कौन से हैं उनकी यदि हम बात करें? खराज, भूमि कर, जकात, मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो उनकी आमदनी का लगभग 2.5% हुआ करता था। लेकिन इस कर की खासियत थी कि ये मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए ही काम में लिया जाता था। इसके बाद में खम्स, लूट खानों और भूमि में जो गड़े खजाने हैं उनका जो प्राप्त धन का हिस्सा है उसको क्या कहा जाता था? खम्स। फिर जजिया, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला क्या था? धार्मिक कर था। दासों की संख्या की यदि हम बात करें तो असाधारण वृद्धि हुई। माना जाता है कि फिरोज तुगलक के समय लगभग 1,80,000 ये दास थे, जिन और उनकी देखभाल के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की गई जिसका नाम था दीवान ए बंदगान। जो इन दास थे इन्हीं की देखभाल करता था। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजा और अंगूर की खेती को भी प्रोत्साहन दिया और 1388 में फिरोज तुगलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के बाद में जो अंतिम शासक था मुगल तुगलक वंश का वह था नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर का दिल्ली पर आक्रमण हुआ जिसमें दिल्ली को इसने बिल्कुल तहस नहस कर दिया। बहुत आक्रमण किया और यहाँ पे लूटपाट की, मतलब एक तरह से दिल्ली को क्या कर दिया? उजाड़ की स्थिति में कर दिया। इसके बाद यहाँ पे जब तैमूर लूट के चला गया तो यहाँ पर अपना प्रतिनिधि जो छोड़ के गया वो छोड़ के गया खिजर खां को। खिजर खां ने यहाँ पे 1414 से 1421 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन कभी भी इसने स्वतंत्र शासक के रूप में शासन नहीं किया। न तो इसने शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। ये दोनों कार्य ऐसे हैं, यदि कोई भी शासक ये कार्य करता है इसका मतलब अपने आप को क्या समझता है? स्वतंत्र शासक समझता है। लेकिन इसने कभी भी ये कार्य नहीं किए, न तो शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। और इसने केवल सैयद वंश की जरूर स्थापना की। इसका मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र है मुबारक शाह ये शासक बनता है। 1421 से 1434 ईस्वी तक इसने शासन किया। लेकिन जैसे ये शासक बनता है ये सर्वशाह की उपाधि धारण करता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। इसके बाद में शासक बना आलम शाह जो सैयद वंश का अंतिम शासक है। इसने 1434 से 1451 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में ही क्या हुआ कि यह स्वेच्छा से ही अपना शासन छोड़ के चला जाता है। और जब ये अपना शासन स्वेच्छा से छोड़ के या दिल्ली का शासन छोड़ के चला जाता है या त्याग देता है तो जो बहलोल लोधी है इसने दिल्ली के शासन पर क्या करता है? अपना अधिकार कर लेता है और बहलोल लोधी ने कौन से लोधी वंश की स्थापना करता है? बहलोल लोधी ने जौनपुर का ही जो शासक है या गवर्नर है
महमूद शाह सरकी, ये चाहता है कि दिल्ली पे मैं अधिकार कर लूं बहलोल लोधी को हटाकर, लेकिन बहलोल लोधी इसका जो दिल्ली पे अधिकार करने का जो प्रयास था इसको क्या करता है, असफल कर देता है। बहलोल लोधी लगभग 38 वर्ष तक अपना शासन करता है। उसके बाद में 1489 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जब बहलोल लोधी की मृत्यु हो जाती है तो इसका पुत्र होता है निजाम शाह, वह सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके शासक बनता है, सुल्तान बनता है, और इसने फिर अपनी राजधानी आगरा लेके जाता है। साम्राज्य विस्तार की यदि हम बात करें तो इसने बिहार और बंगाल तक अपना साम्राज्य विस्तार किया। न्याय प्रबंधन और राजस्व सुधार के लिए इस सिकंदर शाह लोधी प्रसिद्ध है। अब क्या कार्य किए इसने, भूमि की नाप की और उसके आधार पर क्या किया, भूमि का नियत कर दिया। अब भूमि की नाप कैसे की जाए, तो इसने एक गज चलाया जिसकी लंबाई कितनी थी, 30 इंच, और इसको हमेशा सिकंदरी गज के नाम से जाना गया। किसको, इसके द्वारा जो गज चला गया था 30 इंच लंबा, जो भूमि के नापने के काम आता था, उसको सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। इटावा, बयाना, कोल और ग्वालियर और धौलपुर के शासकों पे अपना नियंत्रण स्थापन करने के लिए या बनाए रखने के लिए इसने 1506 में आगरा नगर का निर्माण किया या आगरा नगर की स्थापना की, और यहीं पे अपना राज्य स्थापित कर लिया, या कहीं अपनी जो गद्दी है यहीं पे स्थापना की, राजधानी अपने आगरा में स्थापित की। सिकंदर शाह गुलरू खां के नाम से कविता भी करता था, ये इसका उपनाम था। इसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोधी। तो नवंबर 1527 में जैसे ही सिकंदर शाह लोधी की मृत्यु हो जाती है तो उसका पुत्र इब्राहिम लोधी क्या बनता है, आगरा की गद्दी पर बैठता है, आगरा की गद्दी संभालता है। और 1517 से 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोधी की राणा सांगा से युद्ध होता है, जिसको खातौली का युद्ध के नाम से जाना जाता है, और इसमें इब्राहिम लोधी की क्या होती है, हार होती है। 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय होती है, और इसी युद्ध में बाबर इस जिहाद का नारा भी देता है, और जब विजय प्राप्त कर लेता है तो अपने आप गाजी की उपाधि भी धारण करता है, जो नेक्स्ट जब मुगल काल अपन पढ़ेंगे तब भी हम बात करेंगे। बाबर की विजय के बाद में भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। अब इस तरीके से जो दिल्ली सल्तनत काल रहा 1206 से 1526 ईस्वी तक, इसमें दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य है की सीमा है तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। और 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें बाबर की विजय के बाद में दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था वो समाप्त हो जाता है, और नया वंश की स्थापना होती है, कौन सा, मुगल वंश की, या कहें मुगल काल प्रारंभ होता है। इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।